एवरीवन। हम एडुटेरिया की करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का। अभी हमने पिछली वीडियो में बजट देखा है। अब हम इकोनॉमिक सर्वे को देख लेते हैं। तो यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं। ठीक है, 31 जनवरी 2022 को भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 संसद में प्रस्तुत किया गया था। तो कब किया गया था? 31 जनवरी 2022 को। आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। तो ये जो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 था, उसको प्रमुख आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभागों के आर्थिक विभाग द्वारा तैयार किया गया था। तो ये नोट करने की बात है कि जो 1950-51 में भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया गया। 1964 तक आर्थिक सर्वेक्षण आम जब बजट के साथ प्रस्तुत होता था। फिर 1964 के बाद इसे आम बजट के एक दिन पहले पेश किया जाने लग गया। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत की जीडीपी में वृद्धि कैसे हुई है। तो अब ये संशोधित अनुमान है कुछ, तो देख लेते हैं कि क्या अनुमान है। तो जीडीपी में वृद्धि जो हुई है वो माइनस की रही है 2020-21 में। फिर 2022 में लगभग प्लस हो गई थी 9.2%। और नेक्स्ट थी 2022-23 में लगभग ये अनुमान लगाया गया है 8 से 8.5% की वृद्धि होगी। राजकोषीय घाटा पहले लगभग 9.2% था, अब 6.8% है 2021-22 की। ठीक है, अब है 3 सेक्टर हैं अपने। स्थिर मूल्य कीमतों पर जीवीए की वार्षिक वृद्धि अनुमान है। तो 3 सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर और जो इंडस्ट्री वाला है, एक सर्विस वाला है। तो एग्रीकल्चर में वृद्धि हुई है, दोनों में प्लस प्लस है। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि वृद्धि हुई है या घटा है, माइनस में गया है। तो 20-21 में भी वृद्धि थी और 21-22 में भी। 20-21 में इंडस्ट्री की बात करें, खनन और निर्माण क्षेत्र की, तो ये माइनस में था और ये प्लस में हो गया है लगभग 11.8% का 21-22 में। सेवाएं माइनस में थी 20-21 में और ये प्लस हो गई हैं 8.2% में। तो प्लस केवल एक ही क्षेत्र रहा है, एग्रीकल्चर वाला। फिर है ये अंतरिम अनुमान है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हमने ऊपर देख लिया जो भी था इम्पोर्टेंट। फिर नेक्स्ट है जो कृषि और संबंध क्षेत्र का वास्तविक जीवीए वित्तीय वर्ष 2020-21 में 20.4 लाख करोड़ और 2021-22 में लगभग 21.2 लाख करोड़ अनुमानित किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कोरोना महामारी से कृषि और संबंध क्षेत्र काफ़ी सबसे कम प्रभावित हुए थे। सेवा क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है और यहाँ पे बताया गया जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो लगभग 634 बिलियन अमेरिकी डॉलर था 31 दिसंबर 2021 तक। तो ये 13.2 महीने के आयात के बराबर है। भारत दुनिया में चीन, जापान, स्विट्जरलैंड के बाद चौथा सबसे बड़ा देश है जिसने विदेशी मुद्रा भंडार किया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं। तो भारत पर विदेशी जो ऋण है वो 21 के अंत तक लगभग 593 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और हाँ, ये जीडीपी का बता सकते हैं कि जो केंद्र सरकार का ऋण है वो जीडीपी का लगभग 49% से बढ़कर 59% हो गया है, तो बढ़ गया है। ठीक है, हाँ, अब ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि जो भारत में जो टॉप 5 वस्तुएं हैं वो निर्यात की जाती हैं और टॉप 5 वस्तुएं आयात की जाती हैं। तो वो पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा हम निर्यात कौन सी चीज़ें करते हैं। तो सबसे ज़्यादा करते हैं पेट्रोलियम को निर्यात। फिर दूसरे नंबर पर मोती और कीमती पत्थर को करते हैं। तीसरे नंबर पर लोहा इस्पात को। चौथे पर ड्रग फॉर्मुलेशन बायोलॉजिकल को। और 5वें नंबर पर सोना और अन्य कीमती धातु के आभूषण को। आयात किस चीज़ का करते हैं? कच्चा पेट्रोलियम को। देखो तो कच्चा पेट्रोलियम को सबसे ज़्यादा आयात करते हैं और इसी को रिफाइनिंग करके पेट्रोलियम उत्पाद फिर निर्यात कर देते हैं। ठीक है, फिर सोना, दूसरे नंबर पर सोना आ जाता है जो हम आयात करते हैं। तीसरे नंबर पे पेट्रोलियम उत्पाद है।
हम आयात भी करते हैं। फिर उसके बाद मोती कीमती पत्थर चौथे नंबर पे आ जाता है, और कोयला कोक और ब्रिकेट ये 5वें नंबर पे आ जाता है। अब है शीर्ष कृषि निर्यात उत्पाद, हम कौन सा एक्सपोर्ट करते हैं। तो पहले नंबर पे समुद्री उत्पाद हो जाते हैं, दूसरे नंबर पे हम बासमती को छोड़ के बाकी चावलों को निर्यात करते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं मसाले, चौथे नंबर पे चीनी आ जाती है, और 5वें नंबर पे भैंस का मांस आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है टॉप 5 आयात और निर्यातक देश कौन कौन से हैं। तो जहाँ निर्यात करते हैं वहाँ पहले नंबर पे हम अमेरिका है, सबसे ज़्यादा अमेरिका में लोग बाग घूमने जाते हैं, तो इस हिसाब से याद कर लो, अमेरिका है। दूसरे नंबर पे यूएई है, पर्शियन गल्फ का कंट्री है ये। तीसरे नंबर पे चाइना है, चौथे नंबर पे बांग्लादेश है, 5वें नंबर पे हांगकांग है। अब आयात जो करता है तो चाइना जो है सबसे ज़्यादा आयात करता है हमारे कंट्री में। ठीक है, तो चाइना है, दूसरे नंबर पे यूएई, दोनों में सेम ही है। तीसरे नंबर पे अमेरिका है, देखो यहाँ और यहाँ, एक मिनट, ये जो है मिलान कर लेते हैं, ऐसे याद हो जाएंगे। अमेरिका यहाँ है, और चीन यहाँ तीसरे नंबर पे, यहाँ पहले नंबर पे आ गया। अमेरिका यहाँ पहले नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे आ गया है। ये दोनों बराबर चल रहे हैं। और यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ सऊदी अरब है, और यहाँ हांगकांग है, तो यहाँ इराक है। इराक से हम तेल लेते हैं, तो इसलिए आयात टॉप 5 में आ गया है। एफडीआई के मामले में टॉप 3 जो देश हैं वो कौन कौन से हैं जहाँ से एफडीआई निवेश करने वाले देश हैं भारत में। तो भारत में सिंगापुर है जो करता है सबसे ज़्यादा, फिर अमेरिका करता है, उसके बाद मॉरिशस का नाम आता है। टॉप 3 एफडीआई को आकर्षित करने वाले कौन से क्षेत्र हैं। पहला है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वाला, दूसरे नंबर पे ऑटोमोबाइल उद्योग है, तीसरे नंबर पे सेवा क्षेत्र है। ठीक है, तो ये हमारा इकोनॉमिक सर्वे है। नेक्स्ट आ जाता है कि इकोनॉमिक सर्वे में लगभग हम कितना खाद्यान्न उत्पादन और कितना मिलियन टन होने का अनुमान है, तो ये बताया। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अनुमान वाली चीज़ें तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं, ये अनुमान हो रहा है। हाँ, ये याद होना चाहिए कि भारत में तिलहन उत्पाद 2015-16 में से 2020-21 तक कितना प्रतिशत बढ़ा है, तो ये 43% बढ़ा है तिलहन। ठीक है, दलहन की बात करें तो दलहन में 33% की, 43 की तो तिलहन में उत्पादन में वृद्धि हुई है, और दलहन की बात करें तो ये 33% की वृद्धि हुई है। ठीक है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दलहन उत्पादन देश है, ये इम्पोर्टेंट है। लगभग हम 25% वैश्विक उत्पाद का 25% प्रोडक्शन करते हैं। गन्ने का औसत वार्षिक उत्पादन कितना है, लगभग 35 करोड़ टन है। पाम ऑयल का उत्पादन कितना हुआ है, तो ये लगभग 2.8 लाख टन बता रहे हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एग्रीकल्चर में उत्पादन आंकड़े कौन से हैं। तो चीन का आ रहा है, नहीं सबसे ज़्यादा ये अंडा, ये बिलियन में है। ठीक है, तिलहन का ये उत्पादन दे रखे हैं कि कौन कौन से मिलियन टन में है। तो तिलहन है, चीनी है, दूध है, मांस है, मत्स्य है, अंडा है। ये पता होना चाहिए कि ये विभिन्न मदें हैं जहाँ पे ये एग्रीकल्चर के आधारित उत्पादन आंकड़े हैं। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं कि हाँ, ये अगला है कि 2020-21 में अंडे की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी थी। तो लगभग 91 अंडे थे प्रति वर्ष एक व्यक्ति के लिए। दूध की अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितना है, तो 427 ग्राम प्रतिदिन का है भारत में। CACP की सिफारिशों के आधार पर कितने अनिवार्य कृषि फसलों का MSP तय किया जाता है। तो एक ओवरऑल आइडिया है कि MSP में कितनी फसलें होती हैं जहाँ पे MSP दी जाती है जिन फसलों को, तो वो 22 फसल हैं। 14 खरीफ की फसल हैं, 6 रबी की फसलें हैं, और 2 व्यावसायिक फसलें हैं, जूट और खोपरा। फिर कुछ शुद्ध सिंचित क्षेत्रों का हिस्सा जो है कुल शुद्ध बुवाई की गई क्षेत्र पर कितना परसेंट है, तो वो 49% है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा जो सिंचाई वाला क्षेत्र जहाँ से सिंचाई की जाती है वो 40% नहरों द्वारा की जाती है,
और 60% द्वारा की जाती है भूजल के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि कौन सा स्थान, अंडे के मामले में हमारा भारत तीसरे स्थान पे आता है विश्व में, मांस के मामले में 8वें स्थान पे, मछली के मामले में दूसरे स्थान पे और दुग्ध के मामले में पहले स्थान पे। लगभग 23% दुग्ध का उत्पादन हम करते हैं और चीनी के मामले में दूसरे नंबर पे है। ठीक है, नेक्स्ट है कि देश का दूसरा सबसे बड़ा एग्रीकल्चर आधारित उद्योग कौन सा है, तो चीनी उद्योग है, पहला कपास है। ठीक है, तो कपास कहाँ ज़्यादा होती है बताइए आप। ठीक है, मैं ये बता देती हूँ, ये दक्कन वाले क्षेत्र में जहाँ सबसे ज़्यादा कपास पाई मतलब होती है। और चीनी उद्योग, चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, कौन से स्टेट को कहते हैं, वो आप बताइए। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन है, तो ये भारत है। उत्पादन वाला नहीं है, उत्पादन के मामले में तो हम दूसरे नंबर पे हैं, पर उपभोक्ता के मामले में हम सबसे बड़े हैं भारत। ठीक है, चीनी में। देश में एग्रीकल्चर के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार का सृजनकर्ता कौन सा है, कपड़ा उद्योग है। एग्रीकल्चर के बाद कपड़ा उद्योग में रोजगार सबसे ज़्यादा है। फिर भारत वनस्पति तेल का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं नंबर 1 आयातक है वनस्पति तेल में। उसके बाद ये बता रहे हैं कि जो निर्माण सीमा की प्रतिदिन कितने किलोमीटर हो गई है, सड़क निर्माण प्रतिदिन कितना होता है, तो ये लगभग 36 किलोमीटर हम निर्माण कर देते हैं एक दिन में। 2020-21 के आंकड़ों को बता रहे हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सड़कों के साथ भारत यूएसए के बाद दुनिया में दूसरे सबसे बड़े नंबर पे आता है सड़कों के नेटवर्क के मामले में। यूएसए के बाद भारत का नाम आता है। ठीक है, उसके बाद अधिक मार्ग, भारत रेलवे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो रेलवे नेटवर्क के मामले में हम तीसरे स्थान पे हैं, सड़कों के नेटवर्क के मामले में हम दूसरे स्थान पे हैं। रेलवे स्टेशनों को वाईफाई सुविधा से लैस किया जा रहा है। ये 5 दिसंबर 2021 तक लगभग 6087 रेलवे स्टेशनों को वाईफाई सुविधा लैस बना दिया गया था। 6100 वाईफाई वाला स्टेशन उबरनी है। ठीक है, फिर ये बता रहे हैं कि किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है भारतीय रेलवे ने, तो ये 2030 तक रखा है। उसके बाद इन्होंने रेलवे ने रखा था कि 2023 तक हम अपने नेटवर्क का 100% तक हम विद्युतीकरण कर देंगे। 24 मार्च 2022 के रेलवे मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कोंकण रेलवे का 100% विद्युतीकरण हो गया है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नवंबर 2021 के प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार लगभग नवंबर 2021 में कच्चे इस्पात का जो उत्पादन कितना मिलियन टन है, तो ये 143 मिलियन टन है। फिर है विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार सेवा क्षेत्र एफडीआई अंतर्वाह का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन है, तो भारत। तो सेवा क्षेत्र में एफडीआई के मामले में भारत है 5वें नंबर पे। वैश्विक सेवाओं के निर्यात में भारत का हिस्सा लगभग 4.1% था 2020 में। अब है ये जीवीए के बारे में, सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी पूछ रहे हैं, तो चंडीगढ़ सबसे ज़्यादा है इसमें हिस्सेदारी चंडीगढ़ की, फिर सिक्किम की सबसे कम है और बिहार का बता रहे हैं 57% है। तो बिहार में तो लेबर देखी होगी ना, जो कामगार हैं, कार्यबल हैं वो ज़्यादा हैं। फिर इन्होंने सेवा निर्यात, सेवा आयात, सेवा शीर्ष सेवा निर्यात का बताया है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इतना कुछ डेटा याद, जो डेटा है, जो नंबर्स हैं उन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नवंबर 2021 के वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश है। ये 2008 से लगातार है। दूसरा और तीसरे स्थान पे चीन और मैक्सिको का नंबर आता है। पहले नंबर पे भारत का आता है बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश में। नेक्स्ट है अपना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद
अगर हम थोक मूल्य सूचकांक की बात करें तो यहाँ पे परसेंट में लगभग 12.5% की वृद्धि देखी गई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में विश्व का 10वां सबसे बड़ा क्षेत्र भारत को माना जाता है। भारत विश्व का 10वां सबसे बड़ा क्षेत्र है। पहला रूस आता है और दूसरे नंबर पे ब्राज़ील, तीसरे नंबर पे कनाडा वन के मामले में। अपने देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के वन क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में विश्व में भारत का स्थान 8वां है। सबसे ज़्यादा जो वन प्रतिशत वाला देश है वो ब्राज़ील है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा है प्रतिशत में। दूसरे स्थान पे पेरू आ जाता है। तीसरे स्थान पे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है। फिर उसके बाद भारत 2010 से 2020 के दौरान अपने वन क्षेत्र को बढ़ाने में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर रहा है। भारत के कुल वनों से आच्छादित क्षेत्र विश्व के कुल वन क्षेत्र का 2% है। 2011 से 2021 के दौरान भारत के फॉरेस्ट कवर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 3% की। ठीक है। नेक्स्ट है भारत की खाद्य प्रणाली वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 5वां हिस्सा योगदान करती है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को कब अधिसूचित किया गया है? 2 अगस्त 2021 में। इसका उद्देश्य 1 जुलाई 2022 तक एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। उसके बाद राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 2017 को आधार वर्ष लेते हुए किस वर्ष तक PM मतलब जो पार्टिकुलर मैटर है सांद्रता में 20 से 30% की कमी करना है, जो 2024 तक का लक्ष्य है। ठीक है। फिर उसके बाद आर्थिक सर्वे जो है सर्वेक्षण, उसमें बोला गया है कि गंगा नदी को जो भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन है, भारत के जल संसाधन में कितना % योगदान देती है? तो लगभग 28% का। यहाँ पे आबादी लगभग 43% कवर होती है। 1/4 से अधिक भूमि क्षेत्र कवर करता है ये गंगा नदी का बेसिन। फिर उसके बाद हमने देखा था 2025 तक टारगेट रखा गया था पेट्रोल में 20% इथेनॉल को सम्मिश्रण करने के लिए, और ये जो था ये पहले 2030 था, अब 2025 कर दिया गया है। पेट्रोल में 10% इथेनॉल के सम्मिश्रण का लक्ष्य 2022 तक सरकार ने रखा है, और भारत ने इस लक्ष्य को तय समय से 5 महीने पहले ही हासिल कर लिया है। फिर परख पोर्टल है, जिसके तहत मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की भौगोलिक सूचना प्रणाली पर मापा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है भारतीय फार्मास्यूटिकल जो उद्योग है, मात्रा के हिसाब से फार्मास्यूटिकल उत्पादन में दुनिया का कौन सा स्थान आता है? तो तीसरे नंबर पर भारत आता है फार्मास्यूटिकल उत्पादन में। भारत वैश्विक आपूर्ति में 20% हिस्सेदारी के साथ जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है। भारत में घरेलू विमानन यातायात 2013-14 के लगभग 61 मिलियन से दोगुना से होकर 2019-20 में 137 मिलियन हो गया है घरेलू विमानन यातायात। भारत में 13 प्रमुख बड़े बंदरगाह हैं। ठीक है, इतना ही पता होना चाहिए। फिर इन्होंने एक एक्ट है बंदर प्राधिकरण एक्ट लेके आए। फिर उसके बाद ये भी एक्ट ही लेके आए। कौन सा था? पुराना था अंतर्देशीय पोत अधिनियम 1917 का, तो इन्होंने प्रतिस्थापित कर दिया अंतर्देशीय पोत अधिनियम 2021। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा संचार बाजार है, तो दूरसंचार के मामले में दुनिया का दूसरा है कंट्री। फिर भारत में कुल जो टेलीफोन का बता रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है डेटा, ये भी नहीं है। उसके बाद ये बता रहे हैं कि हाँ, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कोविड-19 की दूसरी लहर किस महीने में चरम पर पहुंची थी? तो वो मई में पहुंची थी। ठीक है। विभिन्न मदों का दे रहे हैं कि कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और तीसरे नंबर पे आ जाता है पेट्रोलियम। तो 80% से अधिक को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है, तो हम सबसे ज़्यादा आयात करते हैं कच्चे तेल को, प्राकृतिक गैस को, पेट्रोलियम उत्पाद को। अब यहाँ स्टार्टअप्स की संख्या बता रहे हैं कि 2021-22 में बढ़कर 14,000 से अधिक हो गई है स्टार्टअप की संख्या। बेंगलोर की जगह अब भारत की स्टार्टअप राजधानी कहाँ हो गई है? दिल्ली।
पहले बेंगलोर थी जहाँ सबसे ज़्यादा स्टार्टअप थे, अब दिल्ली आ गई है वो। भारत अमेरिका चीन के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। तो अमेरिका पहले नंबर पे और चीन बाद में दूसरे नंबर पे और भारत तीसरे नंबर पे आ गया है। 44 भारतीय स्टार्टअप ने 2021 में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है, जिसमें भारत में यूनिकॉर्न की संख्या 2022 तक 83 हो गई है। ठीक है। और यूनिकॉर्न किसे कहते हैं, तो ये $1 बिलियन से अधिक मूल्य वाली जो स्टार्टअप कंपनी को यूनिकॉर्न कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप की कितनी संख्या हो गई है, तो वो 101 हो गई है अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप की संख्या। 2021 में केवल 47 नए स्टार्टअप अंतरिक्ष क्षेत्र में के लिए बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान केवल 2% है। तो ये हमारा इकोनॉमिक सर्वे हो गया। नेक्स्ट अगला टॉपिक देखेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।